मतदान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, मैं एक शुरुआती मतदाता हूं, दिल्ली का मतदाता हूं। मुझे लगता है कि जनता बदलाव के मूड में है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अपनी पत्नी के साथ लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेते हुए मतदान किया। उपराज्यपाल ने मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं। उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने सुबह सुबह अपना वोट डाला। संदीप दीक्षित ने लोगों से मतदान की अपील की। और कालकाजी विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने भी वोट डालने के बाद अपनी स्याही लगी उंगली दिखाई। कालकाजी सीट से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं। भाजपा ने इस सीट से अपने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को मैदान में उतारा है। और वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया। विकसित वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि विकसित दिल्ली के लिए जनता को वोट करना चाहिए। जंगपुरा से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार और दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में वोट डाला। सिसोदिया की पत्नी ने भी इस दौरान वोट डाला। मालवीय नगर से भाजपा प्रत्याशी सतीश उपाध्याय ने भी वोट डाला। मतदान करने से पहले ग्रीन पार्क स्थित मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार परवेश वर्मा ने अपने परिवार के साथ निर्माण भवन स्थित मतदान केंद्र पर मतदान किया। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बांसुरी स्वराज ने कहा, लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करें ताकि दिल्ली विकसित राष्ट्र की विकसित राजधानी बन सके। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, यह न केवल लोकतांत्रिक अधिकार है बल्कि आम नागरिक की जिम्मेदारी भी है कि वो इस मतदान की प्रक्रिया में भाग लें। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने दिल्ली वासियों से ज्यादा वोट डालने की अपील की। दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर एलिस वॉज ने नई दिल्ली में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने दिल्ली के मतदाताओं से घरों से बाहर निकलकर वोट डालने की अपील की। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने भी मतदान किया। उन्होंने कहा, एनडीएमसी ने बहुत सुंदर बूथ बनाया है, बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं हैं। उन्होंने दिल्ली के सभी मतदाताओं से अपील की कि वो लोकतंत्र के उत्सव में हिस्सा लें और मतदान जरूर करें। दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां ने मतदान किया। कौसर जहां ने कहा कि दिल्ली के विकास और एक विकसित दिल्ली के लिए अपना मतदान उन्होंने किया है। उन्होंने सभी दिल्ली वासियों से भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने उनकी पत्नी के साथ मोतीबाग स्थित मतदान केंद्र पर मतदान किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मतदान किया। उन्होंने कहा कि ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है बल्कि खास है। मुझे पूरा विश्वास है कि 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो भाजपा दिल्ली का दायित्व संभालेगी। कांग्रेस नेता अजय माकन ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने भी मतदान किया। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में वोट डालने की अपील की। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान किया। उन्होंने कहा, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और वो सोच समझकर ही मतदान करेगी। गांधीनगर से भाजपा उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली ने ईस्ट आजाद नगर के पोलिंग बूथ पर मतदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से वोट डालने की अपील करते हुए कहा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज सभी सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। यहां के मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लें और अपना कीमती वोट जरूर डालें।
गृह मंत्री अमित शाह ने भी मतदान की अपील करते हुए लिखा, आज एक ऐसी सरकार बनाने के लिए बढ़ चढ़कर मतदान करें जिसके पास जन कल्याण का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड हो और दिल्ली के विकास का स्पष्ट विजन भी हो। आपका एक वोट दिल्ली को दुनिया की सबसे विकसित राजधानी बना सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। उन्होंने लिखा, अपना वोट जरूर दें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इस अवसर पर पहली बार वोट डालने जा रहे सभी युवा मतदाताओं का मैं अभिनंदन करता हूं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आपका वोट सिर्फ एक बटन नहीं, ये आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव है। अच्छे स्कूल, बेहतरीन अस्पताल और हर परिवार को सम्मानजनक जीवन देने का अवसर है। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा में एफआईआर दर्ज की गई है। केजरीवाल के खिलाफ यह एफआईआर कुरुक्षेत्र के शाहबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। केजरीवाल ने हरियाणा पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता जगमोहन मनचंदा ने केजरीवाल पर हरियाणा सरकार और हरियाणा राज्य के खिलाफ भड़काऊ बयान देने और अनर्गल आरोप लगाने पर एफआईआर दर्ज कराई। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के ऑफिस में काम करने वाले 2 कर्मचारी को 5 लाख रुपए नकद के साथ गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि एफएसटी टीम ने 2 लड़के गौरव और अजीत को पकड़ा है। दोनों मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हैं। दिल्ली वोटिंग के बीच आप विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस ने ओखला विधानसभा से आप विधायक और उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जामिया नगर थाने में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया। अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए आज मतदान किया जा रहा है। उपचुनाव में 3,70,829 मतदाता 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए व्यापक इंतजाम और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 2 महिला प्रत्याशी भी हैं। बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव पर कमिश्नर गौरव दयाल ने कहा कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, हम हर जगह जांच कर रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज में महाकुंभ मेले का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री संगम में पवित्र स्नान करेंगे और मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। महाकुंभ 2025 दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम है, जिसमें दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। महाकुंभ 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक जारी रहेगी। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और सुरक्षित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री ने तीर्थ स्थलों पर बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार सक्रिय कदम उठाए। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। संगम की रेती पर भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन जारी है। बीते 23 दिन में 38 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र स्नान किया। महाकुंभ मेले में अयोध्या के श्री राम मंदिर की भव्य प्रतिकृति बनाई गई है। इस प्रतिकृति में अयोध्या के मूल राम मंदिर की कलाकृति को हूबहू दर्शाया गया है। यह अद्भुत संरचना हर दिन देश भर से हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है।
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री ने धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में लोकसभा में अपनी बातें रखी। उन्होंने साल 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सभी दलों, देशवासियों से आग्रह किया कि वे अपने राजनीतिक बाध्यताओं को किनारे करके राष्ट्र प्रथम के लिए काम करें। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, जिन लोगों का ध्यान घरों में स्टाइलिश जकूजी शॉवर पर हो, ऐसे लोग जो सिर्फ गरीब की झोपड़ी में फोटो सेशन कराते हों, उन्हें राष्ट्रपति का अभिभाषण बोरिंग ही लगेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कुछ लोग संविधान की दुहाई देते जरूर हैं, लेकिन वो संविधान को असल मायने में जीते नहीं हैं, जबकि उनकी सरकार ने साल 2014 के बाद से हर कदम पर बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान के स्पिरिट का सम्मान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से त्रिपुरा सरकार में मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रेड डी पदों के लिए चयनित लोगों को नौकरी के प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात समान नागरिक संहिता लागू करने की पहल करने वाला दूसरा राज्य बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और विशेषाधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार जो कहती है वो करती है। एक राष्ट्र एक चुनाव, अनुच्छेद 370, 3 तलाक कानून जासों को लेकर किए गए वादे एक के बाद एक पूरे किए गए हैं और अब समान नागरिक संहिता लागू करने का संकल्प लिया गया है। लीबिया के बेनगाजी में कई हफ्तों से फंसे 18 भारतीय नागरिकों को भारतीय दूतावास की मदद से आज भारत वापस लाया जाएगा। ये नागरिक लीबिया काम के सिलसिले में गए थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह जानकारी दी कि इस मामले की सुनवाई तक भारतीय दूतावास लीबिया से लगातार संपर्क में था। साथ ही विदेश मंत्रालय ने लीबियाई अधिकारियों को उनके सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। आरबीआई की नई मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज से शुरू होगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8 फरवरी को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड को करेंगी संबोधित। भारत ने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में उल्लेखनीय प्रगति की। 2014 में केवल 2 मोबाइल विनिर्माण इकाइयों से आज 300 से अधिक तक इस क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुआ है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। सरकारी रेलवे कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड को ईस्ट कोस्ट रेलवे से मिला 404 करोड़ रुपए का ऑर्डर। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि भारत ने पिछले 3 साल में ब्राजील, जॉर्जिया, युगांडा और घाना जैसे 17 नए बाजारों में बेबी कॉर्न और अनार जैसे ताजा उत्पादों का निर्यात किया। बृहन मुंबई नगर निगम ने 74,427.41 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। विश्व बैंक के भारत प्रमुख ऑगस्टानो कुआमे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। बैठक के दौरान विश्व बैंक के अधिकारियों ने कई संभावित परियोजनाओं और विचारों पर चर्चा की। ऑगस्टानो कुआमे ने कहा कि बहुपक्षीय ऋणदाता राज्य के लिए सहयोग बढ़ाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में विभिन्न क्षेत्रों में जारी परियोजनाओं का आकार इस समय 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। सरकार ने कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन योजना की श्रेणी 2 के तहत जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, JSPL सहित 3 निजी कंपनियों का चयन किया। ओपन AI ने व्हाट्सएप पर ChatGPT का नया अपडेट जारी किया। यह घोषणा कंपनी के संस्थापक सैम ऑल्टमैन की भारत यात्रा से ठीक 1 दिन पहले की गई। हीरो मोटोकॉर्प को 456 करोड़ रुपए का GST डिमांड नोटिस जारी। वहीं कंपनी ने इस बारे में अपील दायर करने सहित जरूरी कदम उठाने का फैसला किया। जीवन बीमा कंपनी LIC को 5 वित्तीय वर्षों के लिए GST का कम भुगतान करने के लिए उस पर लगभग 101.95 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस जारी किए गए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल संभालने के बाद उनसे मिलने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं। दोनों नेताओं ने वॉशिंगटन DC में मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों ने गाजा में चल रहे संघर्ष,
हमास पर जीत, ईरान से मुकाबला करने और अन्य अरब देशों के साथ राजनयिक संबंध बनाने जैसे भू राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। ट्रंप ने फिलिस्तीनियों के लिए जॉर्डन और मिस्र जैसे देशों में शरण की संभावना जताई, जबकि नेतन्याहू ने हमास को नष्ट करने और सभी बंधकों को छुड़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारतवंशी तुलसी गबार्ड अमेरिका के सबसे अहम पदों में से एक राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद पर नियुक्ति के एक और कदम नजदीक पहुंच गई हैं। गबार्ड की नियुक्ति के लिए पूर्ण सीनेट में मतदान होना भी बाकी है। सीनेट कमेटी में करीबी मुकाबले के दौरान तुलसी को 9-8 से जीत मिली। वोट डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी लाइनों के अनुसार डाली गई। एल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायाब बुकेले ने अमेरिका से कहा है कि अगर वो चाहे तो अपने अपराधियों को एल साल्वाडोर की जेलों में बंद करने के लिए उन्हें भेज सकता है। उन्होंने कहा कि हम अपनी जेलों में अमेरिका के सजायाफ्ता कैदियों को लेंगे। साथ ही नायाब बुकेले ने यह भी साफ किया कि इस काम के लिए वो अमेरिका से पैसे लेंगे। अगर अमेरिकी कैदियों को ठीक करने के बुकेले के प्रस्ताव को अमली जमा बनाया जाता है तो अमेरिका की जेलों में बोझ कम हो जाएगा। स्वीडन के ओरेब्रो शहर में एक स्कूल पर हुई गोलीबारी, 10 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार इस घटना में हमलावर भी मारा गया। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने इस घटना पर दुख जताते हुए इसे इतिहास में सबसे बर्बर वारदात बताया। प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन ने कहा कि यह घटना पूरी तरह से निर्दोष लोगों के खिलाफ घातक हिंसा का उदाहरण है और इसे स्वीडन के इतिहास की सबसे गंभीर गैंग की गोलीबारी के रूप में देखा जा सकता है। वेस्ट बैंक में इजरायली कब्जे वाले इलाके में एक चेकपोस्ट पर हमला हुआ है। 6 इजरायली सैनिक घायल हो गए हैं, जबकि 2 की हालत गंभीर है। पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीमों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए सेना के जवान और रेंजर्स तैनात किए गए हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने इसी दिन विरोध मार्च का ऐलान किया। पाकिस्तान गृह मंत्रालय ने कहा कि विदेशी टीमों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं सेना और रेंजर्स के अलावा पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की पुलिस के जवानों को भी दोनों टीमों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। कर्नाटक 42 पदकों के साथ 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है। कर्नाटक ने अब तक 22 स्वर्ण, 10 रजत और 10 कांस्य पदक जीते हैं। राष्ट्रीय खेल पदक तालिका में सर्विसेज 38 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र 61 पदक के साथ तीसरे स्थान पर। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा उत्तराखंड अब तक केवल 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य समेत कुल 17 पदकों के साथ 19वें स्थान पर है। उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों का वाटर पोलो में सर्विसेज ने बाजी मारते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया। प्रतियोगिता के फाइनल में सर्विसेज ने महाराष्ट्र को हराकर पहला स्थान हासिल किया। वहीं केरल तीसरे स्थान पर रहा। महिलाओं की वाटर पोलो स्पर्धा में केरल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। वहीं महाराष्ट्र की टीम ने रजत पदक महाराष्ट्र की टीम के नाम रहा, जबकि पश्चिम बंगाल ने कांस्य पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा में केरल की हर्षिता जयराम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। वहीं महाराष्ट्र की सान्वी योगेश्वर रजत पदक अपने नाम करते हुए सफलता हासिल की। कांस्य पदक महाराष्ट्र की ज्योति बाजीराव पाटिल के नाम रहा। फॉर्म में चल रहे स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद भारत की वनडे टीम में शामिल किया गया। वरुण चक्रवर्ती चैंपियंस ट्रॉफी टीम में 4 खास स्पिनरों में से किसी एक की जगह ले सकते हैं। उन्हें कुलदीप यादव या वॉशिंगटन सुंदर में से किसी एक की जगह शामिल किया जा सकता है। अनुभवी श्रीलंकाई बल्लेबाज दिमोथ करुणारत्ने ने घोषणा की है कि इस सप्ताह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका 100वां टेस्ट मैच उनके करियर का आखिरी टेस्ट होगा।
गुरुवार को करुणारत्ने श्रीलंका के लिए 100 टेस्ट खेलने वाले 7वें क्रिकेटर बन जाएंगे। वो गाले में मैदान पर उतरेंगे, जहां उन्होंने नवंबर 2012 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी। युवा भारतीय गोलकीपर सोम कुमार स्लोवेनियाई फुटबॉल की शीर्ष स्तरीय लीग प्रावा लीग के क्लब एनके राडोल्जे से जुड़ गए हैं। 19 वर्षीय सोम वर्तमान में यूरोप में पेशेवर अनुबंध हासिल करने वाले एकमात्र भारतीय फुटबॉलर बन गए हैं। सोम कुमार पिछले सत्र में इंडियन सुपर लीग क्लब केरला ब्लास्टर्स का हिस्सा थे। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित जूनियर ओलंपिक प्रतियोगिता का समापन हो गया। जूनियर ओलंपिक के 8वें संस्करण में दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न स्कूलों से करीब 6000 से भी अधिक छात्रों ने अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। और इसी के साथ क्या रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। आमिर खान, रीना दत्ता के बेटे जुनैद खान और श्रीदेवी बोनी कपूर की बेटी खुशी कपूर की फिल्म लव्यापा की स्क्रीनिंग हुई। इस फिल्म के साथ जुनैद खान बड़े पर्दे पर करने जा रहे हैं डेब्यू। साउथ एक्टर नागा चैतन्य ने फिल्मों के चुनाव पर बात करते हुए कहा कि वो पैन इंडिया फिल्मों की बजाय सच्ची कहानियों पर आधारित फिल्मों का हिस्सा बनना चाहेंगे। फिल्म केसरी वीर की शूटिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ अभिनेता सूरज पंचोली। एक स्टंट शूट के दौरान आग से जले एक्टर अस्पताल में कराया गया भर्ती। विक्रम भट्ट निर्देशित फिल्म तुमको मेरी कसम का टीजर रिलीज हुआ। फिल्म में अनुपम खेर, अदा शर्मा, ईशा देओल नजर आएंगी। शंकर द्वारा निर्देशित और रामचरण अभिनीत फिल्म गेम चेंजर 6 फरवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म में दस्तक देगी। फिल्म देवा रिलीज के 5वें दिन 2.35 करोड़ रुपए की कमाई करने में सफल हुई। फिल्म की अब तक की कुल कमाई 24.25 करोड़ रुपए है। फिल्म स्काई फोर्स ने रिलीज के 12वें दिन 1.11 करोड़ रुपए की कमाई की। इसी के साथ फिल्म ने अब तक की कुल 122.11 करोड़ रुपए की कमाई की। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी 2 का ऐलान हुआ। यह फिल्म दिवंगत वकील सी शंकरन नायर के जीवन पर आधारित होगी। फिल्म में आर माधवन भी प्रमुख भूमिका में होंगे। कपिल शर्मा ने द ग्रेट इंडियन कपिल शो के 3रे सीजन की घोषणा की। शो का 3रा सीजन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगा। और मार्वल्स की आगामी फिल्म द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का टीजर रिलीज हुआ। फिल्म 25 जुलाई 2025 को अमेरिका में प्रदर्शित होगी। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस न्यूज 100 में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।